से जुड़ा है और जाहिर सी बात है इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट का मसला है जो कई साल पहले बनी लेकिन आज तक उसमें अमल नहीं किया गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में पेश की गई। आजाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका था जब मुल्क के मुसलमानों और समाजी और इक्तिसादी हालात पर किसी सरकारी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर पार्लियामेंट में पेश की थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन के मामले की जांच के लिए कोई कमेटी बनाई गई हो। ये इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन भारत की यूपीए हुकूमत ने 9 मार्च 2005 को मुल्क के मुसलमानों के समाजी, इक्तिसादी और तालीमी पिछड़ेपन से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। कमेटी को मुसलमानों की कमाई का जरिया, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस का दर्जा, बैंकों से मिलने वाली माली मदद और हुकूमत से मिलने वाली फैसिलिटीज की जांच पड़ताल के लिए कहा गया था। ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानी हुकूकों के जाने माने हिमायती जस्टिस राजेंद्र सच्चर के क़यादत में बनी कमेटी सच्चर कमेटी के नाम से ही जानी जाती है। आज सच्चर कमेटी क्यों नहीं वजूद में आ पा रही? जो उन्होंने सुझाव दिए थे, जो सजेशंस दिए थे, वो सारी बातें आज क्यों नहीं अमल में लाई जा रही या उन पर काम क्यों नहीं कर पा रही है हुकूमत? इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। पैनल में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं 4, उनसे हम आपका तारुफ करवा दें। सबसे पहले जफर महमूद साहब, चेयरमैन ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ ही ओवैसी रहे हैं साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के सच्चर कमेटी के मामले में। शकील उज़्ज़मा अंसारी साहब, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही ये साबिक वजीर भी रहे हैं हुकूमत बिहार के, हमारे साथ मौजूद हैं। खैर मकदम है आपका। और साथ ही इनके अमर तबरेज साहब सीनियर सहाफ़ी के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरे मामले पर हम इनसे भी सवाल जवाब करेंगे। तारुफ हमारे चौथे मेहमान से करवा दूं। सुहेब कासमी साहब हैं, बीजेपी लीडर हैं। जाहिर सी बात है काफी अहम सवाल किए जाएंगे। शुरुआत जफर महमूद साहब, एक कमेटी बनती है 2005 में, 2006 में रिपोर्ट देती है, आज 2015 चल रहा है। लगता नहीं कि उस कमेटी की जितने भी सजेशन दिए गए थे कुछ काम हो पाया है, क्योंकि मुसलमान वहीं खड़ा है या उससे भी पीछे खड़ा है जहां 10-11 साल पहले खड़ा था। पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं आपको कि सच्चर कमेटी बनाने का मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन में ही, दस्तूर में ही मौजूद है जी। जो उसका आर्टिकल 46 है, उसमें खास तौर से ये बात कही गई है कि कमजोर तबकों के इक़्तिसादी और तालीमी इस्तिफादे के लिए ये खुसूसी देख रेख की जानी चाहिए और ये काम गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो लिहाजा ये कि उसमें कोई शुबा नहीं रहना चाहिए। आपकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में पेश हो गई थी नवंबर में ही, और उसके बाद से उस पर कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई भी। जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि वक्फ का जो कानून था उसमें तब्दीली तरमीम हो गई और भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दिए और भी कुछ काम हुए। लेकिन जो बड़े बड़े काम थे, जो बड़ी बड़ी सिफारिशें थी सच्चर कमेटी की, वो उस पर जो यूपी हुकूमत थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया और उसके बाद से 1.5 साल हो गए बीजेपी हुकूमत को आए हुए, यहाँ तो कोई खास का जिक्र ही नहीं है। जो कि जड़ है मुसलमानों की परेशानियां, देखिए 100 परेशानियां हैं, 150 परेशानियां हैं, सच्चर कमेटी ने भी आइडेंटिफाई की हैं, उसके ऊपर सिफारिशें भी की हैं बहुत सी। लेकिन जो जड़ है यानी कि ये प्रॉब्लम है क्यों, तो वो सच्चर कमेटी ने बताया है कि जो मुसलमानों के गलबे वाले जो इंतखाबी हल्के हैं, जो चुनाव क्षेत्र हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं और पूरे आदाद शुमार के साथ उन्होंने बताया उसको। और उसके बाद फिर हमने अपने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में भी एक सेल कायम कर दिया था 3 साल पहले से, उस पर डिलिमिटेशन सेल के नाम से, और यही काम उसमें होता है और पूरी गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स यही बता रही हैं हर तरह से। तो जाहिर है उसकी वजह से जो है हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं लोकसभा में और असेंबलीज में और इवन लोकल बॉडीज में। तो इस वजह से जो वहाँ अपना आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी मुनासिब तरीके से, तो बेज़ाहिर वो बात कैसे होगी। और उसी तरह से सिविल सर्विसेज में भी यही प्रॉब्लम है, वहाँ भी हम 2.5% से कम है, जबकि मुसलमानों की आबादी जो है वो अब फिलहाल लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से 14.2% यानी 14.2% है। तो
सच्चर कमेटी ने ये कहा था कि साहब ये जो है कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दी हैं आपने, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो इंतखाबी हल्के, वो चुनाव क्षेत्र यहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, उनको वहां से छुड़ाया जाए और उनको आजाद किया जाए रिजर्वेशन से, और उनके बजाय ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाए जहां पर शेड्यूल कास्ट बहुत बड़ी तादाद में है, और उसकी पूरी मिसालें मौजूद है, आप उठा कर देख लें, 5 जगह के ऊपर सच्चर कमेटी में तफसील सब लिखी हुई है। तो वो जब तक आप जड़ से बीमारी को साफ नहीं करेंगे, तब से ऊपर छोटा मरहम पट्टी करते रहें, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे मरहम पट्टी भी नहीं हुई ठीक। मतलब गड़बड़ियां काफी जिन्हें सुधारे जाने की पहले कोशिश की जाए और फिर जो है इन सारे पॉइंट्स को अप्लाई किया जाए। शकील उज़्ज़मा साहब, क्या लगता है, कहीं नियत में कमी है या ये ढीला सुस्त रवैया है जो चलता आ रहा है? हम ऐसे सबके साथ सबके विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। ये जहां तक सच्चर कमेटी का ताल्लुक है जी, उस कमेटी के बारे में हिंदुस्तान में तो हम कह सकते हैं कि एक तारीखी फैसला था जो यूपीए 1 की सरकार ने लिया था। इसलिए कि अगर सियासत, जैसे अभी जफर महमूद साहब ने बहुत सारी चीजें बताई जी, तो उसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो उन्होंने रखी। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ इस देश में हैं, वो अगर मुसलमानों की कोई बात कोई आदमी करता है तो फौरन अपीजमेंट की बात करने का शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। और खुद मुसलमानों को भी अपना आईना मौजूद नहीं था जिसमें वो अपनी तस्वीर देख सके। वो भी हिंदुस्तान में बड़ी खुशफहमी के शिकार थे। बहुत सारी चीजें जो उनके साथ जुड़ी हुई थी उसमें भी वो पीछे क्यों थे? एजुकेशन, जो इस्लाम का तालीम, इस्लाम का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें भी मुसलमान इतनी बुरी हाल है यहाँ पर जिसका सोच नहीं सकते। लेकिन ये सच्चर कमेटी की खूबी है। हम तो जफर महमूद साहब का भी बहुत ही, बस समझिए इनकी कारनामे हैं उसमें बहुत, इनके हम कह सकते हैं कि इनकी कोशिशों की हमें सताइश करनी चाहिए कि वो सारी चीजों, और आज तक जो कमीशन की जो रिकॉर्डर है जी, एक 5 साल के लिए जो कमीशन बनती है, 3 साल के लिए बनती है, वो 20 और 25 साल लग जाता है। लेकिन सच्चर कमेटी ये एक ऐसी सच्चर, राजेंद्र सिंह सच्चर ऐसे लोग और दूसरे मेंबरान थे जिन्होंने अपने वक्त के अंदर उस रिपोर्ट को और पूरी तहकीकात के बाद रख दिया, और पहली बार ATR भी लगा, पार्लियामेंट में रिपोर्ट भी टेबल की गई और ATR भी। ठीक, अब हमें जायजा इस बात का जरूर लेना है कि इम्प्लीमेंटेशन में कहां कमी रह रहा है। हम समझते हैं कि इसमें सरकारों को तो आप छोड़ दीजिए, इम्प्लीमेंटेशन की कोई कार्रवाई दिल से होती है, पॉलिसी से नहीं होती है। दिल जब तक साफ नहीं होगा कोई इम्प्लीमेंटेशन, मतलब यानी कि जाहिर सी बात है कि नीयत की कमी है, मेहनत की कमी, रफा कमर जब से हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देखते हैं आजादी के वक्त क्रीमी लेयर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान चली गई, उस वक्त सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद, माइनॉरिटीज की तादाद जो थी वो 6% थी, अब घटकर 2% के करीब 1.6% के करीब रह गई है। इस तरफ पहले ध्यान बहुत दिया जाता तो आज शायद ये हम बहस ना कर रहे होते। कमियां रही हर दौर की हुकूमत की। जी, जैसा जफर महमूद साहब ने फरमाया कि मुसलमान जो है वो जिंदगी के हर शोबे में कमजोर रहा है और सच्चर कमेटी ने हमें आईना दिखाया। लेकिन मसला क्या है कि हमारे देश में जितने भी सियासी लीडर हैं वो सिर्फ एक चीज के लिए काम करते हैं, वो कोई भी काम करने से पहले ये जरूर देखते हैं कि क्या उसकी बदौलत उन्हें अगली मर्तबा जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो उन्हें वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कांग्रेस हुकूमत ने ये काम किया और मेरे ख्याल से आज तक वो इसका एहसान मनवाना चाहते हैं मुसलमानों से कि देखो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। लेकिन 10 साल, पिछले 10 साल की हुकूमत के दौरान उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। तो ऐसा एहसान का क्या फायदा जो कागजों में सिमट कर रह जाए? जी, अब जमीन पे ना उतरे। अब दिक्कत ये है, एहसान का ये हक है। बिल्कुल बिल्कुल, बाशिंदा होने के नाते आईन ने इस मुल्क के हर शहरी को बराबर का मौका दिया है, बराबर के हुकूक दिए हैं, और ये कहा गया है कि अगर मुल्क का कोई भी तबका किसी भी लिहाज से कमजोर है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए अलग से कोई इंतजाम करे। अब जबकि पिछले तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आए, वजीर आजम बनाए गए,
वजीर आजम का उम्मीदवार बनने से पहले वो अक्सर इंटरव्यू में कहा करते थे कि मुसलमान मुझसे खौफ ना खाएं और जिस दिन वो मेरे काम को देख लेंगे वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करेंगे। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। शोएब कासमी साहब, आपसे सवाल ये पूछना लाजमी है कि आपकी पार्टी की हुकूमत क्या कर रही है मुसलमानों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मौजूद है स्टेट कमेटी वाला, इस पे जो अभी गुफ्तगू हुई, इसके ताल्लुक से आज़ादी के बाद से अब तक कई कमीशन और कई जो है कमेटियां बनती रही, उनकी साल में रिपोर्ट आया करती थी, ठीक है, और इलेक्शन जाया करते थे। मगर सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट 1 साल के दरमियान आई तो बड़ी उम्मीद मुसलमानों को देश के लगी थी कि जिस तरीके से लोगों ने मेहनत करके 1 साल के अंदर इस काम को पूरा किया है तो बहुत जल्द वो एक्शन होगा और जो मर्ज देखा गया है और मर्ज की तशखीस की गई है उसके इलाज के लिए कुछ उपाय किए जाएंगे। मगर हुआ वही जो उससे पहले होता रहा था कि उस मर्ज को बार बार खोजा जाता रहा और उसके इलाज के लिए कोई भी इस तरीके की कोशिश नहीं की गई संजीदा कि मुसलमानों तक उसका फायदा पहुंचता। 2004 में इलेक्शन हुए थे, 6 में रिपोर्ट आ गई थी, 8 साल सरकार रही, कोई उस पर जो है काम नहीं हुआ। नहीं, और कहना सही नहीं है और कि कुछ नहीं हुआ, ये कहना सही नहीं है। बिल्कुल जबर साहब ने अभी कहा, जबर साहब ने अभी कहा, जबर साहब ने रिकॉर्डेड बताता है कि कुछ नहीं हुआ, ये कह के एहसान फरामोशी है। ठीक है, जबर साहब ने बात कही कि नहीं हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद यहीं से बात शुरू होगी। हुकूमत आखिरकार क्या कर रही है? नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। वक्फे के बाद हम सवाल कर रहे थे। शोएब कासमी साहब, आप ही को पूरा मौका देता हूँ। हुकूमत उन्होंने नहीं किया, छोड़िए, आपके 2 साल हुकूमत के हो जाएंगे, आपने क्या किया? आपकी फुल मैंडेट की हुकूमत, आपकी सरकार है, आपको तो मजबूत कदम उठाने चाहिए। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के वजीर आजम हैं, यही कहते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही ये कहना रहा है, हम किसी एक विशेष समुदाय के लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे, देश के तमाम तबकों के लिए काम करेंगे और जो पिछड़े हैं या पिछड़ गए हैं उनके लिए खुसूसी तवज्जो देंगे। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब आई, आने के बाद सबसे पहले जो इक़दाम हुए, चाहे वो स्किल इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो या और आर्टिजन्स के ताल्लुक से जो स्कीमें लाई गई हो, उनमें 80% फायदा मुसलमानों को देश के पहुंच रहा है। आज अगर हम बनारस जाते हैं, जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए लोग थे, हमारे बुनकर समाज के लोग, उनके लिए कई ऐसी स्कीमें लाई गई हैं कि जिससे उनको फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, कौन सी स्कीम बता सकते हैं क्या? उसके अलावा जो है बुनकर समाज के लिए सबसे अहम स्कीम तो ये है कि आज उनको कर्ज मिल रहे हैं, अपने छोटे छोटे जो हैंडलूम उनके बंद हो गए थे शुरू करने के लिए आज, ठीक है, और बिना सूद कर्ज मिल रहा है। ठीक है, वो ये जफर मुद्रा योजना के अंदर मुसलमानों को बड़ी तादाद में जो है फायदे पहुंचे। नहीं, ये जफर महमूद साहब के पास आंकड़े पक्के होंगे, बताएंगे कि आखिरकार
कितनी सहूलतें हुई हैं बिल्कुल। और इस गवर्नमेंट में कितनी सहूलतें मिली हैं। जो क्लस्टर बनाए गए हैं, जो क्लस्टर बनाए गए हैं मुख्तलिफ एरियो के अंदर, खासतौर पर जो आर्डिनेंस के एरिए हैं, मुरादाबाद हो या आपका बनारस हो या मिर्जापुर हो या भदोही हो या भागलपुर या आसाम के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, बड़ी तरह मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है। ठीक है। अब ये उन कामों को ना देखकर आसाम में और भी बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। जी। ठीक है जफर साहब, क्या वाकई कुछ सूरत अच्छी हुई है, तस्वीर कुछ बेहतर हुई है जैसा कि कह रहे थे सुहेब साहब? एक तो अभी कासमी साहब ने ये फरमाया कि हमारी पार्टी का ये कहना है कि वो किसी खास तबके के लिए कुछ नहीं करेगी, तो इस सिलसिले में मुझे दो बातें आज करनी है। एक तो मैंने शुरू में कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो 46 में लिखा हुआ है कि जो कमजोर तबके हैं उनके लिए स्पेशल देख रेख करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये एक मिनट, ये मजहब की बुनियाद के उसमें कोई ये नहीं लिखा है मजहब नहीं हो। वो मैंने बात कही थी। नहीं, पूरी बात सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। यहाँ उसको पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए। दूसरी चीज ये कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो पहली तकरीर की थी पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने तकरीबन 23 जुमले 23 जुमले बोले थे मुसलमानों के हक में, और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैं खुद वाकिफ हूँ कि मुसलमान जो हैं इक़्तिसादी तौर पर और समाजी तौर पर, तालीमी तौर के ऊपर बहुत पीछे हैं और उनके लिए स्पेशल स्कीमें बननी चाहिए, और ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम जरूर ऐसा करेंगे। ये रिकॉर्ड पे है, मैं आपको अभी उनकी स्पीच सुना सकता हूँ। तो लिहाजा ये कि ये बात तो क्लियर है कि वो बीजेपी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हाँ करे। बाकी अब जो आपने पूछा कि भाई अभी तक हुआ कि कुछ नहीं हुआ, तो स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो उसका अभी जिक्र हो रहा था, स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक से ये तो हुआ कि जो पहले डिपार्टमेंट था शोबा, उसको बढ़ा करके मिनिस्ट्री बना दिया। उसके बाद फिर मैंने स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उसको मैंने पूरा छान डाला, खंगाल डाला, घंटों और कई दिन लगाए उसके ऊपर, और पूरा मुझे तकरीबन हिफ्ज़ है। उसमें जो स्किल डेवलपमेंट में जो स्कीमें शुरू हुई थी 2009 और 2013 के बीच में, वो भी सब स्कीमें अभी भी हैं, और लेकिन हाँ उसको अडॉप्ट कर लिया। अच्छी बात ये कि खत्म नहीं किया, तो उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के ताल्लुक से कोई खास कहीं कोई पेशरफ्त दिखी हो, वो जमीनी सतह के ऊपर अभी बात, सच्ची बात ये कि वो आई नहीं है। मोटी मोटी सी बात ये है। उसके बावजूद मेरा मजमून हर हफ्ते छपता है राष्ट्रीय सहारा में, उसमें मैंने ये बात लिखी कि साहब देखिए कम से कम नई गवर्नमेंट ने इतना काम तो किया है कि शोबे को बढ़ा करके मिनिस्ट्री बना दिया, और उसके लिए बजट भी अलग से मुख्तस किया है, ज्यादा बजट भी किया है। तो लिहाजा मुसलमानों को आगे बढ़ के आना चाहिए, जैसे बाकी सब लोग फायदा उठा रहे हैं, हम भी फायदा उठाएं। ठीक है, ये बात तो अपनी ठीक है। शकील साहब, चूंकि बैकवर्ड क्लासेस से आप ताल्लुक भी रखते हैं, नेशनल कमीशन से जुड़े हुए हैं, उसके ये जो बैकवर्ड क्लासेस है ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन इनकी तस्वीर सबसे ज्यादा परेशान करती है जो दिखती है, जितने पिछड़े में हैं, पिछड़ी जाति होने के अलावा और बहुत ज्यादा हर क्षेत्र में, हर इलाके में पिछड़े हुए दिखते हैं। इसकी तरफ हुकूमतें संजीदगी से क्यों नहीं सोचती, जबकि बात सबसे ज्यादा नहीं की होती? जहाँ तक ओबीसी का ताल्लुक है जी, या पिछड़े लोगों का, तो उसमें पिछड़ेपन के आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जी, उसमें मजहब कहीं नहीं आता है। इसलिए पिछड़ी कम्युनिटी जो है ओबीसी कम्युनिटी हिंदू भी हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकती है, सिख भी हो सकती है, ईसाई भी हो सकती है। मुसलमानों के तई ज्यादा संजीदा पहले रही ही नहीं है। इसलिए ओबीसी के तहत अगर कुछ फायदे भी मिल रहे हैं कि उस फायदों को हासिल करने के लिए हम बहुत पीछे रहे हैं। इसलिए कि आप देखिए ओबीसी जो होती है उनकी कम्युनिटी के कास्ट को लिस्ट बना के जोड़ते हैं स्टेट लिस्ट में और सेंट्रल लिस्ट में। हम जब कमीशन के मेंबर हुए तो मुझे अफसोस लगा देख के उस वक्त तक कि मुसलमानों की बहुत सारी कम्युनिटी जो स्टैंडर्ड कम्युनिटी ओबीसी की शामिल नहीं थी, उनको शामिल किया गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगाया है, बहुत है, तो मुसलमान भी उसमें बहुत ज्यादा, हम मुसलमान रिजर्वेशन की बात करते हैं, निश्चित रूप से कानून अगर प्रोविजन करे तो हम इसके मुखालिफ नहीं, लेकिन
जब ओबीसी मुसलमानों को भी ओबीसी के दायरे में फायदा हो सकता है तो हम वो फायदा, आप ये मानते हैं यहाँ भी नुमाइंदगी की कमी है? हमारी नुमाइंदगी की, हमारी ईमानदारी लड़ती नहीं है, और ओबीसी कम्युनिटीज जो है वो उनको एक पॉइंट और एक पॉइंट बोल रहे, जैसे सच्चर कमेटी में मानू साहब यहाँ बैठे हैं जफर भाई, एजुकेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। जब ये कहा जा रहा है कुछ नहीं किया, तो मैं उस पर एतराज कर रहा हूँ। कुछ नहीं किया ऐसा नहीं किया, जितनी पर्याप्त जितनी जरूरत उतनी करने की वो किसी सरकार ने नहीं कही है। अब देखिए एजुकेशन के लिए सबसे पहले स्कॉलरशिप की स्कीम आई, ठीक है, स्कॉलरशिप की स्कीम आई थी, तो एक स्टेट एक गुजरात है जिसने इन आउट स्कॉलरशिप की स्कीम को रिजेक्ट कर दिया कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप है, इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं। और वहां आप बोल लीजिएगा, एक सेकंड मैं पूरा कर लूं। एक टॉपिक है स्कॉलरशिप की स्कीम। आज जब सबका साथ सबका विकास का नारा के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो भी गुजरात में वो स्कॉलरशिप चालू नहीं हुआ, ये अफसोस है। मैं आपसे जवाब यही लूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं दो चीजों का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। एक तो ये है कि मोदी जी की जब सरकार आई मरकज में, तो उस वक्त यूपीए सरकार ने सचर कमेटी की एक बहुत अहम रिकमेंडेशन है इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को कायम करने की। पिछले साल सरकार बनने के बाद जो वजीर बराए अक़लियती उमूर हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, उन्होंने 22 जुलाई 2014 को राज्यसभा के अंदर एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि यूपीए सरकार ने ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन कैसा हो, इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया था, जिसने अमेरिका, बर्तानिया, ब्राजील और दूसरे ममालिक का दौरा करने के बाद वहां पे जिस तरह ये चल रहा है कमीशन, उसकी बुनियाद पे एक रिपोर्ट बनाई। और फिर सरकार ने दूसरे दानिश्वरों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद, मिनिस्टर्स के ग्रुप के साथ सलाह मशवरा करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाया इसका, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बिल 2013 के नाम से तैयार हो चुका था। लेकिन तभी जो है 2014 के इलेक्शन का ऐलान हो गया, जिसकी वजह से उसे पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सका। अब सवाल जिसने किया था नजमा हेपतुल्ला साहबा से कि अब जब वो मसौदा तैयार है तो वो आप क्यों नहीं पेश कर रही हैं उसको, उन्होंने कहा कि हमने मंजूरी लेने के लिए अप्लाई कर रखा है और जैसे ही मंजूरी मिलेगी हम उसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे। सवाल ये है मौजूदा सरकार से कि जुलाई 2014 से लेकर के अभी हम दिसंबर 2015 में बात कर रहे हैं, एक साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। आप सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते रहेंगे या जमीनी हकीकत कोई काम भी करेंगे? मैं यहाँ पर अब मैं आपसे जवाब दूंगा सर कासमी साहब। इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल की बात नहीं होती है, लेकिन कॉमन सिविल कोड की बात होती है। ये चश्मे का अलग अलग क्यों? देखिए यहाँ जो अभी बात हो रही है, तबीयत साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। ये जो तमाम स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, इनके अंदर जो मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत ज्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि तमाम जो स्कीमें हैं वो नीचे तबके के लिए हैं और मुसलमान 80% इस दायरे में आता है। मुसलमान क्यों आगे बढ़ के इसको नहीं फायदा उठा रहे हैं? और हमारी तंजीमें कहीं तो गाय के मुद्दे उठाती है, कहीं वो अखलाकी मुद्दे पर, कहीं वो दाइश के मुद्दे पर, जंतर मुद्दे पर कूदती है। कभी वो इन मुद्दों पर क्यों इकट्ठे करते मुसलमानों को कि ये सरकारी स्कीमें जो हैं, जो नुमाइंदे जाकर मिलते हैं वजीर आजम से, वो इनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं करते? वजीर आजम ने तो आवाम स्कीमें ला दी, और क्यों नहीं करते? बात इनकी सही है। हम मुसलमान लोग नेशनल लीडर बनने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन कोई स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन तो होता है ब्लॉक पर हमारे लोग एक्टिव नहीं है। तो संस्थाएं आगे आए, जो सरकार की स्कीमें हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। अभी तक कोई इंतजाम ऐसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश गया, मैं लोगों से पूछा कि मुद्रा योजना के तहत इतना लोन बढ़ा, तो वहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है। प्रधानमंत्री योजना के तहत बीमा हुए, उसके बारे में मालूम नहीं है। प्रदेश में कहाँ गए? मैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, कानपुर, बस्ती, फैजाबाद, गाँवों में बहुत कुछ नहीं हो रहा है। तो है ना, आप जहाँ गए थे वहाँ शहर नहीं, यानी जो बड़े शहर मालूम ही नहीं है, और तंजीमों के जो रहनुमा उनको नहीं मालूम है इसके बारे में कुछ भी।
ٹھیک ہے. تو آپ کی ڈیوٹی سوال ابھی اور بھی ہے کہ آخرکار سچر کمیٹی کی رپورٹ اور اس کی طرف سرکار کے جو وعدے ہیں ان کے بیچ جو مسلمان لگاتار یا مائنورٹیز جڑ رہی ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یوں ہی اپنے حق و حقوق کے لیے ہمیشہ حالت پھاڑتے رہیں گے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد یہی سوال. خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے مسائل میں. اور سوال کو آگے بڑھاتے ہیں. قمر تبریز صاحب، جس طریقے سے ہر بار بات ہوتی رہتی ہے اور ہر بار یہ ہر انتخابی تقریر میں کہا جاتا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا، مسلمان ووٹ بینک بن کر رہ گئے، مسلمانوں کے لیے یہ ہونا چاہیے، لیکن جہاں الیکشن ختم ہوئے مسلمانوں کو، مائنورٹیز کو، جو اور بھی مائنورٹیز میں اور جو آتے ہیں مذہب، ان سب کو بھلا دیا جاتا ہے. خاص طور سے مسلمانوں کی بات کریں کیونکہ ووٹ بینک انہیں کو کہا جاتا ہے. سب بھلا دیا جاتا ہے، لگتا ہے کہ بس مسلمان الیکشن تک کے لیے.
देखिए, मैं तो मौजूदा सरकार की बात करूंगा। इन्होंने एक स्कीम का ऐलान किया था, उस्ताद स्कीम। अभी आपको याद होगा, इसका ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने बनारस से किया था और उसके बाद नजमा हेपतुल्लाह साहबा ने पटना में जाकर के उसका बाकायदा आगाज किया था। अभी गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी फनकार हैं, दस्तकार हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगाई थी यहाँ पर। एक सहाफ़ी के तौर पर मैं उन तमाम उस्तादों से मिला और मैंने उनसे ये कहा कि क्या आपको सिर्फ यहाँ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लाया गया है या हकीकत में कुछ हो रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक उस्ताद ने ये कहा कि पिछले 2 साल से हम फॉर्म भर चुके हैं, कि सरकार की ये एक स्कीम थी कि एक उस्ताद को माहाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे, वो 6 महीने तक 10 लोगों को अपना हुनर सिखाएगा। अब जाहिर है स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर है इन लोगों का, तो बहुत सारी जो दस्तकारी है या फनकारी है या इस तरह की जो घरेलू सनतें हमारी थी वो सब गायब होती जा रही हैं। तो इन उस्तादों को मोदी जी ने ये कहा कि हम इन उस्तादों को ये जिम्मेदारी देते हैं, सरकार इनकी माली मदद करेगी, ये मजीद 10 लोगों को सिखाएं। 2 साल हो गए उन लोगों ने फॉर्म जमा किए थे, आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके फॉर्म जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो इसका जवाब कल तक तो आप कांग्रेस को गालियां देते थे और ये कहते थे कि उसने कुछ नहीं किया, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। आप क्या कर रहे हैं साहब, आपके तो 2 साल गुजर चुके। लिबास बदलने से देखिए, जिस मौसम नहीं बदले बहुत वही है। इसके अंदर एक बहुत अहम जवाब सवाल है आपका कि जब काम नहीं हो रहा है उस्ताद योजना के ऊपर, कितने उस्तादों ने जो है जाकर मॉनिटरी मिनिस्ट्री के अंदर धरने दिए, कितने उस्तादों ने जाकर वहाँ बात करी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम धरना दे रहे हैं यानी कि आपको एक कुलवर्गी के लिए तो जो है सारे दीवारों में फिर रहे हैं, अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, और जो है वो जिनके काम नहीं हुए, जिनके फॉर्म नहीं भरे, वो उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। ऐसा है कि वो क्या वापस करेंगे? अपने आप कमियां हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं, रोटी कहाँ से वापस? ऐसा है कि ये सब जो है बातें जो है दूसरे को बदनाम करने की है, काम खुद जो काम आप शायद यूपीए के टाइम कर रहे थे क्या? हमारे यहाँ तरीके से आम आदमी अपनी बात ही ना कहे। जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों से मैंने मालूम किया कि आपने इस योजना में हाथ क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों आप आगे नहीं आए, कि मोदी की योजना है, इसके अंदर हम क्या करेंगे। ये तो कोई बात नहीं, आप समझाइए ना। हम वर्कशॉप लगाने जगह जगह लोगों को समझा रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप फॉर्म भरिए, इस तरीके से। अभी अलीगढ़ में गया, अलीगढ़ के अंदर जो पीएचडी वालों को स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में उड़ा दिया गया कि अब नहीं मिलेगी। मैंने उनसे कहा फॉर्म भरिए, और फॉर्म भर के मैं सबके लेकर आया। 150 लोगों के फॉर्म में लेकर आया, और लाने के बाद मैंने खुद यहाँ पर जो ताहिर साहब है इसके जो उपाध्यक्ष उनको मैं दिए। मैंने बस ये समझना चाहता हूँ कि कुछ अगर पब्लिक को, आम आवाम को, वो जो दबी कुचली हो, वो जो जिसके पास बहुत कुछ ना हो, अगर उसे हुकूमत की तरफ से कुछ मिलता है, क्या वो तासुब दिखाएगी कि मोदी का है, मोदी के नाम पर है, हम नहीं लेंगे, हम नहीं भरेंगे? मुसलमानों ने खाते क्यों नहीं खोल रहे? उसकी और वजह हो सकती है, उनके खोले ना जा रहे हो। ऐसा तो गवर्नमेंट है जी, वहाँ वजीर आजम या मिनिस्टर कोई भी बैठा हो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चलती है टैक्स से। टैक्स हम 5 लोग भी देते हैं, टैक्स तो सब लोग देते हैं। लिहाजा ये कि उसमें कोई है कि वहाँ कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, फला बैठा है, इस वजह से हम इससे फायदा नहीं उठाएंगे, ऐसा तो मैं कम से कम मुझे अपनी उम्र में अब तक देखने को तो नहीं मिला कहीं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मेरा इंटरेक्शन रहता ही है। बाकी ये यहाँ हम कुछ एक मजबूत बात ये कर लें, और खासतौर से काज़मी साहब बैठे हैं तो आपके थ्रू बात पहुँचे भी, तो आपका तो ताल्लुक भी शायद उसी से हो, मदरसों के ताल्लुक से। मदरसों के ताल्लुक से सच्चर कमेटी ने बहुत मजबूत सिफारिश की थी। सच्चर कमेटी ने कहा था कि मदरसों की जो डिग्रियां और जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं उसका तालमेल जो स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के जो सर्टिफिकेट और डिग्रियां हैं उनके साथ बिठाने के लिए उसका एक मैकेनिज्म कायम किया जाए। और यूपीए गवर्नमेंट के तहत ये हुआ था, मुझे याद है कि 2 उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी किए। एक तो उन्होंने ये किया NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसको उन्होंने कहा कि आप जिम्मेदार हैं इस बात के कि आप मदरसों से राब्ता कायम करें और उसके बाद उनसे सुझाव लेकर के उसकी रोशनी में आप इसको किस तरह से इसकी मॉडलिटीज तय करके हमको बताएं, हम उसको देखेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद वो चालू हो जाए। तो वो दूसरी जो डिग्रियां हैं BA, BSc, MA, MSc वगैरह,
उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी को अहकाम दिए गए थे। वो दोनों अहकाम मौजूद हैं एचआरडी मिनिस्ट्री के कि आप इसके लिए ये काम करें कि किस तरह तालमेल बैठा जाएगा। वो शुरू में 1 2 3 कुछ मीटिंगें वगैरह हुई, उसके बाद जो है मामला ठंडा पड़ गया और उसमें बरखाने में चला गया। तो अब नई गवर्नमेंट आई, इसको शुरू में बैठने में टाइम लगा और उसके बाद फिर उनके अब वो सब कुछ के बाद कुछ इलेक्शनों में जीते, कुछ में हारे। अब मेरे ख्याल में वो स्टेबलाइज हो गए हैं। तो अब मेरे ख्याल में कासमी साहब आप उनसे ये कहें अपनी गवर्नमेंट से कि कम से कम ये काम कर दें कि मदरसों के लिए जो काम रुका हुआ है, जहाँ तक पहुँच चुका था वहाँ से पिकअप करके, बगैर ये सोचे हुए कि उनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी ये वो, स्टेट जो होती है वो एक वेलफेयर स्टेट होती है। तो और इसी के ताल्लुक से बड़ी हुई इसी ताल्लुक से एक चीज और भी है, मदरसों के ताल्लुक से एक स्कीम जो है 1996 से चल रही है। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट भी आ चुकी और बीजेपी की गवर्नमेंट वाजपेयी जी वाली भी आ चुकी। इसी में खास तौर बता रहा हूँ, लिहाजा इसका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं इसका। तो वो स्कीम तब से अभी तक चल रही है, उसका नाम है SPQEM, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। बहुत उम्दा स्कीम है। उसमें यह है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहिए मदरसे में। उसके अलावा अगर आप साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ये सब चीजें भी पढ़ाना चाहते हैं तो टीचर आप रखिए, इसके तनख्वाह हमसे ले लीजिए। लेकिन आज तक आपको ताज्जुब होगा जान के 19 साल हो गए, आज तक उस स्कीम का 26 पेज की स्कीम है मैं फॉर्म के, उर्दू में तर्जुमा ही नहीं हुआ। लिहाजा ये भी मदरसे वाले लोग हैं, उनको कम से कम आप ये काम कर दीजिए। जुबान में ही तर्जुमा नहीं हुआ तो वो स्कीम जमीन पर क्या उतरेगी? अंसारी साहब, जिस तरीके से अभी मदरसों की बात हो रही थी, मुझे याद आया कि तालीम के मामले में 25% मुसलमानों के बच्चे ऐसे हैं कि जो या तो पढ़ाई जिनकी बीच में छूट जाती है या स्कूल जा ही नहीं पाते। तो हम कैसे एक बेहतर मुस्तकबिल की तस्वीर को सजो सकते हैं अपनी आंखों में, इस पूरी बात को अपने जहन में रखकर, इस फिगर को अगर हम सोचते रहे तो? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कोई भी कौम तरक्की याफ्ता उसी वक्त हो सकती है जब तालीम उस कौम के अंदर नहीं पूरी तरह से आ जाए। और जो कौमें तरक्की करती हैं उसमें इफ बट नहीं होता है, जो हासिल जहां से होता है हासिल करती हैं। अब आप अभी जफर भाई बोल रहे थे मदरसा के रेफरेंस से, तो देखिए मदरसा के रेफरेंस से बीजेपी सरकार ने एक ही जो उन्होंने एक खौफ तो बना हुआ था, सच्चाई है कि सरकार आने के बाद एक खौफ बना हुआ था कि माइनॉरिटी वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट हैं, जो इनको एलोकेशन है, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन ठीक है, उस एलोकेशन को एज इट इज उन्होंने बरकरार रखा और 100 करोड़ रुपए उन्होंने फिक्स किया था मदरसा के लिए। आज 10 मतलब कि ये खत्म कर रहे हैं ये साल, ये अगले 2 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये 100 करोड़ में 1 रुपया भी उसमें से नहीं निकला है। और माइनॉरिटी वेलफेयर की स्कीम में से अभी तक 30% एक्सपेंडिचर हुआ है, पहले भी कम रहा है। और उस वक्त हम लोग बोलते रहे हैं, हमेशा बोलते रहे, क्योंकि हम लोग कोई भी डिबेट करते हैं तो पॉजिटिव रखते हैं, कम्युनिटी के फलाह के लिए रखते हैं। तो एक तो ये है कि अगर आप कुछ कर भी दे रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का साइड देखिए। फंड आपने 700 करोड़ दे दिया और उसमें 500 करोड़ अगर लैप्स करा दिया तो रिजल्ट क्या मिला? दूसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट। आज डेमोक्रेसी में कोई भी कम्युनिटी, आज दलित कम्युनिटी बहुत पीछे थी। अल्लाह के फजल से तो मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि ये रूलर रहे हैं इस मुल्क में और काफी जगह रूलर हैं, लेकिन वो दलित तो आज देखिए एजुकेशन और पॉलिटिकल उनके पास जो अपलिफ्टमेंट हुआ, पॉलिटिक्स में जो उनके लिए रिजर्वेशन हुआ, उसका इतना फायदा हुआ कि वो काफी उनकी वॉइस भी है और आवाज भी है। अब आप देखिए हमारे पास रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं है। अब वो कानूनी तौर पे कब करेंगे, वो कौन सी सरकार आएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन लाजिम है ना। लेकिन हम कहते हैं कि जहां रिजर्वेशन नहीं है वो अपलिफ्ट कैसे करेंगे? अब देखिए पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर जो मुसलमानों का रेशियो था मेंबर्स के आने का, वो घट रहा। क्यों? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ड्यू जो मुसलमानों का शेयर है अगर दे, मान लीजिए कि रिजर्वेशन ना भी हो, टिकट, अब बिहार में भी इलेक्शन हुआ, अभी 24 मेंबर मुस्लिम जीत के आए, डिफरेंट पार्टी ने दिया, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ 2-3 मेंबर दिए।
अब उसी तरह से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, ठीक। उसमें एक आदमी को आपने लड़ाया और आपकी मेजोरिटी आई, तो पॉलिटिकल तो आप इंपावर्ड कर ही नहीं सकते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी को आप चाहते हैं कि ट्रेडिशन से निकालें, आप बड़े बड़े नारे देते मतलब आप हैं। छोटा सा वक्फा यहाँ पर लेना है, मैं यहीं से बात को आपकी शुरू करूंगा और वक्फे के बाद यही सवाल होगा कि जी जी बिल्कुल, कहने और करने में कितना फर्क है। हुकूमत किसी की हो, सियासतदान कोई हो, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जो कहते हैं और उसके करने के बीच में कितना फासला है। एक छोटे से वक्फे के बाद यही सवाल।